हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे छात्रों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का जो कि है, और उसमें पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण, जो कि अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी पूरा अच्छे तरह से पढ़ लिए थे। इसके बाद कुछ क्लास लवण में भी हुआ था और बोले थे कि इस क्लास में या इस चैप्टर नंबर 2 में लवण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, ये लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लवण के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि लवण क्या होता है, लवण का परिभाषा क्या होता है, लवण किस प्रकार कार्य करता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है और किन किन जगहों पर ये उपयोग करता है और किस तरह से इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। हम सारी चीज़ों को एकदम पढ़ लिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लवण के बारे में भी पूरी संपूर्ण जानकारी रख लिए थे। तो आप लोग देख रहे हो कि लवण भी पढ़ लिए थे। इसके बाद लवण किस तरह से गुणों के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, इसके बाद भास्मिक, इसके बाद सामान्य लवण होता है। इसके बाद आगे जब बढ़े तो पढ़े थे क्या बाबू कि साधारण लवण का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक नाम या सूत्र क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। और अगर आगे बढ़ें और आगे की बात किया जाए तो क्वेश्चन इसमें देखे थे कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन से रहता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद वर्षा के दिनों में नमक किस तरह से पसीज जाता है, यानी कि पानी छोड़ने लगता है, इसको भी हम डिटेल पढ़े थे। यानी कि ये सारी चीज़ें हम इस पिछले वाले क्लास में कर लिए थे। इसके बाद इसका उपयोग और उपयोग की अगर बात किया जाए तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो भोजन को पचाने में, इसके बाद भोजन को क्या करने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में, इसके बाद भोजन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये सारी चीज़ों को क्या कर लिए थे, हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया पीछे जाकर सारी इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की बात किया जाए तो इस तरह से पूरा पढ़े थे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, क्लोर क्षार बनता कैसे है, किस तरह से उसका निर्माण होता है, इसका उपयोग किस तरह से होता है। और आगे अगर आगे की बात की जाए तो क्लोरीन किस पे होता है, इसके बाद पढ़े थे कि कैथोड पर होता है कि एनोड पर होता है, और एनोड पर क्या होता है, किस तरह का गैस निकलेगा। मैंने ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ लिए थे। और बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ तक ही पढ़ लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब अगर ये ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग या विरंजक चूर्ण क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास अगर होगा तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ना है, यानी कि हमको लोग को पढ़ना है कि जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है या पीला होता है, ब्लीचिंग पाउडर की चर्चा हो रहा है। आज की क्लास यहाँ से हमको करना है, यानी कि 3 तक वहाँ पर पढ़ लिए कि इसे वायु में खुले छोड़ देने पर इससे Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। किसकी बात कर रहा है बाबू, तो ये बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर का, या विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं उसका बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग क्लास हो गया था पिछले क्लास। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर एक बार कहेंगे हम लोग कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन समय के साथ नहीं पहुँचेगा, जिससे आपकी क्लास बाधित हो सकती है या छूट सकती है। ठीक है बाबू, तो आप लोग हम कह सकते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू। तो आज की क्लास हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के जो गुण है उसको देख रहे थे, उसके उपयोग को देख रहे थे। चलिए अब कह रहा है कि यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और Cl2 का निर्माण करता है, यानी कि क्लोराइड का क्या करता है बाबू, निर्माण करता है या बनाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र को लिखें। क्वेश्चन आपको दे देगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र को लिखें। ये सब जो क्वेश्चन आता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और बोले थे कि ये चैप्टर जो था, ये चैप्टर था जो चैप्टर नंबर 2 था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ासकर इसमें जो लवण चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके लाए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके अगर ये आज की क्लास कर लेते हैं तो देखेंगे आप क्वेश्चन बैंक से या क्वेश्चन कहीं भी क्वेश्चन लगाइएगा, हमें नहीं लगता है कि आप कहीं झुकने वाले हैं। ठीक है, आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखें। तो जब विरंजक चूर्ण के सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Ca आप ब्रैकेट में OCl इंटू Cl, यानी कि OCl इंटू Cl लिखने का मतलब हुआ कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदु भी दिए हैं कि इसके साथ क्या है बाबू, इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए, तो विरंजक चूर्ण का अगर सूत्र की बात किया जाए तो CaOCl
या Cl होता है, या कह सकते हैं हम लोग ClOCl इंटू Cl2 Cl होता है। ठीक है बाबू, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है बाबू कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखिए आज की क्लास के बाद हम एक और क्लास लेंगे, लास्ट क्लास जो होगा चैप्टर नंबर 2 का, और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनता है, सारे ऑब्जेक्टिव को एक साथ कर लेंगे और एक जगह कर लेंगे, ताकि आप लोग को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो और आप अच्छे तरह से इसको क्या कर सकें, पूरा कर सकें। ठीक है बाबू, चलिए आपको पूरे एकदम आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, ताकि आप इधर उधर ना जा सके। ठीक है, चलिए आपको भी ये करना होगा कि आप एकदम बढ़िया से एकदम लगातार वीडियो को देखते रहिए, लगातार क्लास करते रहिए, ताकि आप तभी आपको क्या होगा कि समझ में आएगा कोई चीज़। नहीं तो छोड़ के देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि आप कहाँ से पढ़ा दिए, किस तरह से पढ़ा दिए, हमको समझ में नहीं है। तो थोड़ा भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विरंजन, जो विरंजक चूर्ण है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। ये विरंजक चूर्ण जो चूर्ण है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो ये देखिए 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है क्लोरीन। कौन कौन से बोलेंगे आप, तो बोलेंगे आप लोग कैल्शियम बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे और क्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ लिए। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। यानी कि कह रहा है कि विरंजक चूर्ण जो किस तरह की अभिक्रिया से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है और क्लोरीन गैस दे रहा है। तो आप लोग पीछे भी पढ़े हैं कि तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है बाबू, क्लोरीन गैस दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तनु अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्या बनाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, उलट कर दे दिया। उसमें पूछ रहा था कि क्लोरीन गैस से अभिक्रिया किससे कर क्लोरीन गैस बनाता है, तो तनु अम्ल से। और इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वही बनाता है बाबू, क्या बनाता है, तो क्लोरीन गैस का निर्माण करता है या क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होता है, कह रहा है कि क्या होगा या क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं कि विरंजक चूर्ण है और उसको क्या होगा जब वायुमंडल में हम लोग छोड़ देंगे। कल्पना कर रहा है कि अगर वायुमंडल में उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो वायुमंडल में छोड़ेंगे तो उससे क्लोरीन गैस ही बाहर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उससे जो भी क्लोरीन गैस होता है वो क्या हो जाएगा बाबू, बाहर निकल जाएगा। उसमें क्लोरीन गैस उपस्थित होता है और उस क्लोरीन गैस के क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ने से क्लोरीन गैस क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है। ये विरंजक चूर्ण है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण को ही हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम अगर बात किया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू, तो ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो यही 40 डिग्री पर अगर क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण का क्या होगा बाबू, निर्माण होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि जब 40 डिग्री सेल्सियस या तापमान पर क्लोरीन गैस बुझे हुए का ठोस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है या विरंजक चूर्ण हमको क्या होता है बाबू, प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बाबू आप लोग अच्छी तरह से समझिए। अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इस चैप्टर को बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इससे जितने भी क्वेश्चन आपको बनता होगा आप कहीं छोड़ पाइएगा। ठीक है, और परीक्षा में यही करना है कि आपको कहीं से क्वेश्चन जहाँ से हो सके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन का करना है, बनाना है, तभी आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाएगा कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। देखिए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, हम लोग कहते हैं ना कि खाने वाला सोडा चाहिए। जब भी देखते हैं आप लोग कहीं घरों में पकवान पकता है, कोई भी खाने वाले पदार्थ बनता है, तो उसमें क्या होता है कि एक सोडा का, वाइट कलर का सोडा होता है, उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसमें खाने का सोडा तो किस तरह से होता है, आइए उसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी लेते हैं।
तो लिखेंगे बाबू कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम की अगर बात किया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किसको? तो खाने वाले सोडा को। तो लिखेंगे कि इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए तो रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। जब भी बाइकार्बोनेट लग गया तो HCO3 लास्ट में होगा, अगर कार्बोनेट लगा तो CO3 होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको अच्छे तरह से पढ़ाएं कि NaHCO3 हो गया तो बाइकार्बोनेट हो गया। तो आप लोग जान गए हैं कि इसका रासायनिक अगर नाम की बात किया जाए तो रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो NaHCO3 होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यह कहा होता है कि यह इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा या खाने का सोडा या पाक सोडा या पकाने वाला सोडा, या हम बोले थे कि पकवान में भी इसका यूज होता है, या मीठा सोडा भी कहते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं? मीठा सोडा का प्रयोग करते हैं। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा क्या किया जाता है बराबर? बनाया जाता है। तो आप लोग उम्मीद है आज के बाद मीठा सोडा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रख लिए और जान गए कि मीठा सोडा होता क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको किस तरह से बनाया जाता है, बनाने की विधि को समझिए। इसको बनाने की विधि क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का किया जाता है बाबू? बनाया जाता है। बेकिंग सोडा का किया जाता है, बनाया जाता है। अगर इसकी सूत्र की बात किया जाए तो देखिए NaCl हो गया प्लस NH3 हो गया प्लस H2 हो गया प्लस CO2, इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर, और देखिए NH4Cl यहाँ पर और प्लस NaHCO3 बनाया, यानी कि इतनी चीज़ों को मिलाकर क्या किया जाता है बाबू? तो सोडा मीठा सोडा का किया जाता है, बनाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में। इसके कौन कौन से गुण हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, किस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, गुण पहला का कह रहा है। पहला गुण की अगर बात की जाए तो ये जल में कम घुलनशील होता है। ये जल में क्या होता है बाबू? कम घुलनशील होता है। दूसरा की बात किया जाए तो ये क्षारीय अवस्था में होता है। ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका उपयोग केक में हम करते हैं, डबल रोटी में करते हैं, पुआ या पकवान में करते हैं। पुआ या पकवान में हम लोग करते हैं कि इसका उपयोग पुआ या पकवान में करते हैं। इसके बाद देखे होंगे आप लोग कि हमारे घरों में जब बनता है कोई चीज़, यानी कि ब्रेड भी आप देखे होंगे कि ब्रेड को फुलाने में, रोटी को फुलाने में, ये सारी चीज़ें जो है इसको फुलाने में किसका प्रयोग होता है? तो मीठा सोडा का प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे कि घरों में पुआ पकता है, पुआ देखे होंगे, तब पुआ जो पकता है उसको भी फुलाने में किसका उपयोग होता है बाबू? तो मीठा सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, हम लोग अपने घर में एकदम अच्छे तरह से इसको देखें। मीठा सोडा वाइट कलर का होता है और थोड़ा सा डालने पर क्या होता है कि उसमें फूलने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी कि ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत बढ़िया से बनता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका उपयोग किस में होता है बाबू? केक में होता है, डबल रोटी में होता है, पुआ पकवान में होता है, यानी कि इसका इस तरह से उपयोग होता है। और अगले उपयोग की बात किया जाए, अगले गुण की इसका बात किया जाए तो इसका अगला गुण है, यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए होता है। शीघ्र पकाने का मतलब कि भोजन को जल्दी पका देता है। ठीक है, जल्दी पकाने का कार्य करता है। अब इसके उपयोग पकाने में लाया जाता है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो देख लिए हम इसका मीठा सोडा का उपयोग किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग को ये कि कहाँ कहाँ होता है कि डबल रोटी में इसका उपयोग कर देते हैं, पुआ पकवान में इसका उपयोग करते हैं, कोई चीज़ को जल्दी पकाने में इसका उपयोग होता है। ये क्षारीय अवस्था में होता है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है ना। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए अगर, तो अगला क्वेश्चन है बाबू कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस यौगिक के कारण पकवान मुलायम होता है? यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मुलायम किस तरह से करता है, इसकी चर्चा करते हैं। मुलायम कहने का मतलब कि जब मीठा सोडा हम लोग डालते हैं कोई भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ मीठा सोडा डालकर बनाते हैं तो क्या होता है कि देखते होंगे कि बहुत मुलायम होता है। ठीक है, उसमें वो पदार्थ कड़ा नहीं बनता है, मुलायम बनता है। तो काहे होता है? तो टार्टरिक अम्ल के कारण वो होता है। और टार्टरिक अम्ल का अगर फार्मूला की बात किया जाए तो KHC4H4O6 होता है। ठीक है, इसी के कारण वो पदार्थ क्या होता है? मुलायम होता है। यानी कि मीठा सोडा उसमें डालते हैं तो वो क्या कर देता है? उसको मुलायम बना देता है। ठीक है, चलिए इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इसके उपयोग किस तरह से होता है।
अगर उपयोग की बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसके उपयोग क्या किया जाता है बाबू? तो पहला उपयोग की अगर बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। दूसरा अगर उपयोग की बात की जाए तो दूसरा उपयोग कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक का मतलब देखे होंगे कि कहीं कहीं आग जब लग जाता है, भीषण आग लग जाता है, यानी कि उसमें भी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आग को बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि आग को जैसे ही बुझाने वाला यंत्र, या आप लोग देखे होंगे इतना सिलेंडर टाइप का होता है, आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि घरों में लगा होता है, ऑफिस में लगा होता है, यानी कि हर जगह स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, इस तरह पर आप लोग सिलेंडर टाइप का देखे होंगे। तो वहीं अग्निशामक गैस होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है बाबू? प्रयोग होता है। ठीक है, जब अग्निशामक की बात किया जाए तो आइए अग्निशामक के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि अग्निशामक होता क्या है। तो कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा यौगिक रहता है, यानी कि कौन कौन सा यौगिक के कारण वो क्या होता है, वो आग को क्या करता है, अपने काबू में रखने का कार्य करता है। तो उसमें यौगिक की अगर बात किया जाए तो देखिए NaSCO3 और दूसरा होता है H2SO4, यही दोनों यौगिक मिलकर उसके प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि उसमें किस में रहता है? तो अग्निशामक यंत्र में रहता है। ठीक है, उम्मीद है बाबू यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे बातों को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे इसका उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे, किसका उपयोग? तो पढ़ रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अगला उपयोग देखिए, यानी कि तीसरा उपयोग कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है का उपयोग शराब में भी होता है। जब अल्कोहल बनता है, शराब बनता है, तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं धोने का सोडा। अब खाने का सोडा हम लोग देख लिए कि खाने का सोडा क्या होता है बाबू? कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब धोने का सोडा को देख लेते हैं कि धोने का सोडा क्या होता है। ठीक है, तो धोने का सोडा क्या होता है इसको आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम देखिए, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं, या सोडियम कार्बोनेट लिखकर उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नहीं लिखना है, इसका पूरा नाम लिखना है, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये डेका किस लिए होता है? तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर 10H2O लिखा हुआ है। 10 का मतलब आप लोग केमिस्ट्री की भाषा में 10 को डेका कहा जाता है। जिस तरह से आप लोग और आगे हम लोग पढ़ेंगे, मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना, डेका, ये सब होता है। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 को पेंटा कहेंगे, 6 को हेक्सा कहेंगे, 7 को हेप्टा कहेंगे, 8 को ओक्टा कहेंगे, 9 को नोना कहेंगे और 10 को क्या कहेंगे, डेका कहेंगे। इसीलिए इसमें इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 × 10H2O होता है। 10 रखने के 10 लगाने के कारण ही इसका हम लोग क्या करते हैं, डेका कहते हैं। तो इसका पूरा नाम हम लोग किस तरह से लिखेंगे बाबू? उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि डेका क्यों लिखते हैं हम लोग, किस लिए लिखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम अगर किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो लिखना है Na2CO3 × 10H2O। 10H2O लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि Na2CO3 बस लिख देते हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है, आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरे रासायनिक सूत्र को लिखिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि इसे खुला वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो इसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। 9 अणु क्या करते हैं बाबू? बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब खुले वायुमंडल में इसको छोड़ देते हैं, खुले जगहों पर छोड़ देते हैं, खुले वातावरण में अगर हम छोड़ देंगे तो इसके 9 जो हाइड्रोजन है, 9 जो अणु हैं वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ बाहर निकल जाएंगे। 9 बाहर निकल जाएंगे, जिससे उत्फलन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उत्फलन की क्रिया कहते हैं हम लोग, उत्फलन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सज्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, उस 9 अणु बाहर निकलने के कारण उसमें उत्फलन की क्रिया होती है, और इसे देहात में यानी कि हम लोग अपने आसपास परिवेश या क्षेत्रीय जगहों पर कहें तो इसको सज्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके गुणों के बारे में देखते हैं कि इसकी कौन कौन से गुण हैं, किस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए पहला अगर गुण की इसका बात किया जाए
तो ये सफ़ेद पारदर्शी होता है। सफ़ेद पारदर्शी का मतलब, ये पारदर्शी का मतलब जिसको हम आर पार देख सकें, आर पार क्या कर सकें बाबू, देख सकें। तो ये एक सफ़ेद पारदर्शी होता है और एकदम पूरा सफ़ेद होता है, और सफ़ेद होने के कारण इसको आर पार हम देख सकते हैं। तो पहला गुण लिखेंगे इसका कि ये सफ़ेद पारदर्शी होता है। ठीक है। दूसरा अगर गुण की बात की जाए तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है, ये क्षारीय होता है। अगर तीसरा गुण की बात किया जाए तो जब धोना सोडा, यानी कि धोना या धोवन सोडा कहते हैं, कि जब धोवन सोडा को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर इसको क्या करेंगे कि हम जब धोवन सोडा को गर्म करते हैं तो इसमें 10 अणु जो विद्यमान रहते हैं वो क्या हो जाएंगे बाबू, बाहर हो जाएंगे, और इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को हम लोग निर्जलीय सोडियम के नाम से जानते हैं, निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, यानी कि अगला इसका गुण देखें, यानी कि चौथा गुण को बारे में देखते हैं। चौथा गुण क्या है इसका, तो चौथा गुण कहता है कि इसे सोडा क्षार या सोडा राख के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं। तो धोवन सोडा को हम लोग किस नाम से जानेंगे, अगला नाम होगा सोडा क्षार या सोडा राख के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी उपयोग की चर्चा कर लेते हैं, उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं। तो पहला, इसकी जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, घरों की साफ़ सफाई करने में भी इसका उपयोग होता है, घरों की साफ़ सफाई करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। चौथा इसका उपयोग है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने में भी इसका उपयोग होता है। तो इसके उपयोग हम 4 उपयोग पढ़े। पहला करते हैं कि जल की कठोरता को दूर, यानी कि कोई भी जल कठोर है तो उसको कठोरता को दूर करता है। और दूसरा अगर उपयोग की बात की जाए तो घरों की साफ़ सफाई करने में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा अगर इसकी उपयोग की बात की जाए तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, यानी कि जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, केरोसिन हो गया, तेल हो, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरह को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। और चौथा कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग इसका भी उपयोग अच्छी तरह से समझ लिए। किसका बाबू, तो धोवन सोडा का। ठीक है। धोवन सोडा का अब उपयोग अच्छी तरह से क्या कर लिए, समझ लिए। ठीक है। और बढ़ते हैं अगले की तरफ, यानी कि अगला क्या है, तो अगला हम लोग देखेंगे धोवन सोडा के बाद क्या देखना है हमको। तो आगे देखिए, तूतिया के नाम से हम लोग जानते हैं कि जो तूतिया होता है उसको क्या कहते हैं। आइए, तूतिया को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं तूतिया। तूतिया का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तूतिया को कहते हैं क्या है, आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं तूतिया लिखता है, नहीं तो कहीं कहीं नीला थोथा के नाम से जानते हैं हम लोग, नीला थोथा, उसी को तूतिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा, क्वेश्चन अगर परीक्षा में दे देगा कि तूतिया का सूत्र क्या होता है, तो कि तो तूतिया लिखेगा, नहीं तो नीला थोथा, उसी को नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तो उसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2 होता है, CuSO4 × 5H2 होता है, यानी कि उसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। चलिए अगले अगर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन और आपको दे देगा कि नीला थोथा के बारे में जान गए तो हरा थोथा के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं कि FeSO4 × 7H2 होता है। इसके बावजूद श्वेत कशिश या श्वेत थोथा के नाम से, जो श्वेत कशिश होता है उसका सूत्र क्या होता है कि ZnSO4 × 7H2 होता है। तो नीला थोथा के बारे में जान गए, हरा थोथा के बारे में जान गए, श्वेत कशिश या श्वेत थोथा के बारे में हम लोग जान गए। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कन्फ्यूज रहते हैं कि किस में 5H2 होगा, किस में 7H2 होगा, ये इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। किसको हरा कशिश के नाम से जानते हैं, किसको नीला कशिश के नाम, नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करने का प्रयास किए हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है। आप लोग जैसे ही गोड़ हाथ टूटता है तो देखे होंगे कि प्लास्टर होता है, तो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आप लोग उजर देखे होंगे कि बहुत सा कठोर पदार्थ आपके हाथों में, पैरों में, जो भी अंगुली टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो देखे होंगे कि आप प्लास्टर जब होता है, जो भी प्लास्टर होता है और हार्ड टाइप का होता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि बाबू इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट आद्रहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट आद्रहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है। अगर सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है कि CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 1/2H2O होता है।
इसको संक्षेप में पीओपी कहते हैं। पीओपी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पीओपी का मतलब हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे संक्षेप में हम लोग क्या करते हैं बाबू, पीओपी कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। अब इसकी विधि बनाते हैं कि विधि कैसे होता है, बनाने की विधि किस तरह से इसको बनाया जाता है। आइए उस विधि को देखते हैं। तो इसकी विधि बनाने की क्या है बाबू कि एक होता है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, जो जिप्सम है उसको इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री तापमान पर गर्म करने से जल का 3/2 अणु बाहर निकल जाता है। 3/2 अणु जो होता है जल का वो क्या होता है बाबू, बाहर निकल जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। और जैसे ही उसका अणु बाहर निकला उसी से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निकाल करते हैं बाबू, निर्माण होता है या प्राप्त होता है या हमें मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए कि क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, उसकी बनाने की विधि क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो अगले क्वेश्चन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात किया जाए तो कहेगा कि क्या होता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको क्या हुआ बाबू, प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन अगला अगर बात किया जाए कि अगला क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरह से कि क्या होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है हमको। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर कहीं ऊपर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आइए ऊपर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो जब ऊपर गर्म करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी कि उसमें कोई एक्टिव नहीं बनेगा, मृत बनेगा, यानी कि वो बढ़िया से ढंग से काम नहीं करेगा और जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाएगा। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है कि जैसे ही जल के साथ संपर्क किया तो क्या करने लगता है बाबू, जमने लगता है। जल के साथ संपर्क करने पर जमने लगता है। देखेंगे आप लोग कि जब भी प्लास्टर होता है तो वो पाउडर को बिछाया जाता है, उसके साथ पानी को क्या किया जाता है कि पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर को क्या किया जाता है कि उसको एक साथ मिलाया जाता है। मिलाने के पश्चात क्या होता है कि उसके जो जमने की प्रक्रिया है जल्दी हो जाता है और अपने हाथों पर, पैरों पर जहाँ जहाँ टूटे फूटे हड्डियाँ होती है उसको जोड़ने में काम करता है ये। और उसको क्या करता है बाबू कि जल के साथ जैसे ही संपर्क करते हैं तो वो क्या करता है, जल्दी चिपकने लगता है। और वहीं 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर की बात की जाए, अगर ऊपर करेंगे तो मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, जो कि जल के साथ बहुत देर बाद रिएक्शन करेगा और उसके अणु का करेंगे, जो जमने वाला गुण है वो क्या कर देगा बाबू, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मृत तपित प्लास्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। अभी ने बताए हम कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर को जल के साथ संपर्क किया जाता है तो क्या करने लगता है, जमने लगता है। तो वहीं 5 से 10 मिनट में जमने लगता है और इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जब यह जल के संपर्क में आता है तो जिप्सम बना लेता है, वहीं जिप्सम को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट भी होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए इसको उपयोग को देखते हैं कि इसका उपयोग जब हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया तो इसका उपयोग, ऐसे तो उसका उपयोग हम आप लोग को बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ इसके उपयोग होता है, फिर भी आइए आप लोग एक बार और समझ लीजिए। तो पहला इसका उपयोग की अगर बात की जाए तो टूटी हड्डियों में इसका उपयोग होता है। किसके लिए, हड्डियों को सही करने के लिए। मान लेते हैं कि आपका हड्डी टूट गया, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहता था, आपका हड्डी टूटे हुए रहता, आप लोग हड्डी टूटे हुए रहता, तो वही वो जो हड्डी है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। तो हड्डियों को कह सकते हैं कि स्थिर करने में या जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो पहले इसका उपयोग क्या लिखना है कि टूटी हुई हड्डियों को सही करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी अगर उपयोग की बात की जाए तो दूसरा उपयोग दीवारों को चिकना करने में। आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं दीवार, जिसको पुट्टी कहते हैं, कि पुट्टी के माध्यम से आप लोग कहते हैं दीवार को चिकना होता है, तो उसमें भी इसका क्या किया जाता है बाबू, प्रयोग होता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तीसरा कहता है खिलौना बनाने में। आप लोग देखे होंगे कोई कोई खिलौना हार्ड बनता है, हार्ड
रहता है बनने के बाद, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनता है, उसके पाउडर से जो बनता है खिलौना, वो हार्ड होता है और उस खिलौना को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है या कार्य किया जाता है उसके साथ। चौथा अगर बात किया जाए तो कलाकृतियाँ बनाने में, वही कलाकृतियाँ यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला में, लैब में भी इसका प्रयोग होता है, लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लैब में भी इसका क्या किया जाता है बाबू, प्रयोग किया जाता है। और आगे अगर अगला की बात की जाए तो खिड़कियों एवं दरवाज़ों के छिद्रों को बंद करने में, छिद्र का मतलब उसके जो होल हैं उसको बंद करने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को। हम आज इस वीडियो में सारे जितने भी चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी टॉपिक थे, एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को पूरा बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, हमें नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग किस तरह से इस वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट भर भर के कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में एकदम नहीं झुकना है, आपको एकदम निश्चिंत निसंकोच होकर कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगे। वीडियो को रिव्यू दीजिए कि किस तरह से वीडियो लग रहा है। और एक क्लास आपको और लेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव का, और आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए बाबू, अगले क्लास अब ऑब्जेक्टिव का होगा। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। और बहुत सारे बच्चे का कहा है कि आ रहा है मैसेज कि सर नोट्स दे दिए, तो देखिए बता दे रहे हैं नोट्स के बारे में कि नोट्स आपको एक साथ सभी नोट्स हम नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से आपका क्लास चलेगा, जैसे जैसे आपका क्लास धीरे धीरे जितना होते जाएगा उतना ही आपका नोट्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ हम लोग क्लास का जो PDF है, PDF के रूप में मान लेते हैं कि दे देते हैं, तो वही बात हो जाएगा कि आप PDF धरे का धरे रह जाएगा, आप लोग इस PDF को उपयोग नहीं कर पाइएगा। और मेरा मकसद क्या है कि बाबू उसको क्या करें, आप लोग उपयोग करें। ठीक है, चलिए, तो आपका PDF मिलेगा जब क्लास जैसे ही समाप्त हुआ। मान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 हम समाप्त किए, तो चैप्टर नंबर 2 का क्या करेंगे, आपको PDF हम लोग दे देंगे, PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।